ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें, उत्साहजनक ये खबर है। हरियाणा में अब तक 31% वोटिंग हो चुकी है। अंबाला में 32.4, भिवानी में 28.4, फरीदाबाद में 24.4%, गुड़गांव में 25.7% और हिसार में 31.2% वोटिंग अब तक हो चुकी है। कुल मिला के हरियाणा में अब तक 31% वोटिंग 12:30 बजे के करीब तक हो चुकी है। हरियाणा का ये हम आपको ताज़ा आंकड़ा इस वक्त दिखा रहे हैं कि कुल कितनी वोटिंग प्रतिशत अब तक पूरा हो पाया है हरियाणा की वोटिंग में। हरियाणा में अब तक 31% कुल वोटिंग हो चुकी है, जहां पर अंबाला के लोगों ने ज़बरदस्त उत्साह दिखाया है। 32.4% वोटिंग यहां पर पूरी हो चुकी है। भिवानी में 28.4, फरीदाबाद का जो आंकड़ा है वो 24.4% का है। गुड़गांव में भी 25.7% वोटिंग हुई है और हिसार में 31.2% वोटिंग हुई है। लोग पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों तक वोट डालने के लिए। सपरिवार लोग पहुंच रहे हैं। उत्साह लाजमी सी बात है, दिख रहा है। एक बदलाव की उम्मीद लिए हरियाणा में लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर। कौन किसके भरोसे पर खरा उतर पाएगा और कौन किसके वादों पर यकीन कर पाएगा, ये पता चलेगा 29 तारीख को। लेकिन आज जो उम्मीदवार हैं हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव में, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही। 31% वोटिंग अब तक की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि जिस तरह से वोटिंग हो रही है, वोटिंग किस दिशा में हो रही है और वोटिंग के मायने क्या हैं, लड़ाई किन के बीच है, ये बहुत सारे तमाम एक विस्तृत आयाम है सवालों और जवाबों का। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान और इस वक्त पैनल में जुड़ गए हैं। उत्तम अग्रवाल जी, शिवसेना के नेता, इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुकेश नायक जी, कांग्रेस के नेता, भोपाल से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एक्सप्रेस में। मुकेश नायक जी, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। किस तरह की उम्मीदें और किस तरह का उत्साह इस वक्त आपके मन में है? 31% वोटिंग हो चुकी है हरियाणा में। देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र भारत के सबसे विकसित राज्य हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वहां अच्छा शासन किया है। जब बीजेपी सुशासन और विकास और करप्शन पर बात करती है तो इन दो राज्यों से अगर बीजेपी के राज्यों की तुलना करें तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब अविभाजित राज्य था तब मैं यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर था। आज यहाँ हर बात का रेट फिक्स है। गरीबी रेखा में नाम जुड़ाना है तो 5,000 रुपये लगते हैं। राशन की दुकान 8,000 रुपये महीने रिश्वत देती है। जो सहायता समूह मध्याह्न भोजन चलाते हैं उन्हें 6,000 रुपये महीने रिश्वत देना पड़ती है। राजस्व विभाग में नामांतरण, खाते अलग अलग करना, हर बात के रेट यहाँ पर फिक्स है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार है। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, हर दिन 9 महिलाओं के साथ यहाँ बलात्कार होते हैं। हर दिन 22 बूढ़ी और जो नाबालिग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हर दिन 22 यहाँ पर गायब होते हैं। ये रेशियो है। मध्य प्रदेश में भारत के इतिहास का सबसे निकृष्ट घोटाला हुआ है व्यापम का घोटाला। और ये ईमानदारी पर बात करते हैं, सुशासन पर बात करते हैं, विकास पर बात करते हैं, ये सपने दिखाते हैं, भाषणबाजी अच्छी करते हैं, इनका मैनेजमेंट अच्छा है, ये पैसा अच्छा खर्च करना जानते हैं और इस मैनेजमेंट के बल पर और पैसे के बल पर इन्होंने राज्यों में चुनाव जीते हैं। रामदास अठावले इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुना देते हैं। बीजेपी आरपीआई का जो गठबंधन है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने प्रचार किया और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे महाराष्ट्र को विश्वास दिलाया है कि बीजेपी, आरपीआई और महायुति को आप सरकार में आने का मौका दीजिए और पूरे महाराष्ट्र का, मुंबई का विकास करने के लिए, क्योंकि झोपड़ी का आदमी हो, बेरोजगार नौजवान हो, महिलाएं हो, दलित के अत्याचार हो, या सभी डेवलपमेंट के लिए मतलब जरूर भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी। इसी तरह का विश्वास नरेंद्र मोदी ने दिलाया है और इसीलिए मतलब क्लियर मेजॉरिटी हमको मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो मतलब अगर क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी और हमारे महायुति को मिलती नहीं है तो शिवसेना सबसे मित्र पार्टी हमारे सामने रहेगी। जरूर 1-2 महीने में थोड़ा मोहन मिटाव हो चुका है
और वो मनमुटाव कोई बहुत विचारधारा पर भी तो नहीं था, तो थोड़ा जगह कम ज़्यादा पर दोनों में मनमुटाव हुआ था। और दोनों पार्टियां ये सोच रही थी कि भाई मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, तो ये दोनों पार्टियां इसी तरह की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर जगह ही कम आएगी तो ना बीजेपी राष्ट्रवादी कांग्रेस का या कांग्रेस का सपोर्ट लेकर सरकार बना सकती है, और इसीलिए शिवसेना ही सबसे नज़दीकी पार्टी होगी। और मैं जरूर उसमें उद्धव ठाकरे जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैंने कोई उद्धव ठाकरे जी पर या शिवसेना पर कोई अटैक नहीं किया था। मुझे मालूम था कि आगे मैं भी अटैक करता रहूँगा, तो मुझे उनको मिलना मुश्किल होगा, तो इसीलिए तो नहीं, मैं तो छोड़कर नहीं चला गया हूँ। मैं तो उद्धव जी को तो छोड़ा नहीं है, मतलब हमने 1-2 महीने के लिए छोड़ा था। अभी फिर मतलब अगर ऐसे आंकड़े आते हैं और उनके सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बनती है, तो उद्धव जी के साथ बातचीत करके जरूर हम शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई और हमारी मित्र पार्टियाँ नहीं, मोदी की लहर तो है ही, मोदी की लहर तो है ही। अभी तक हमको पूरा विश्वास है कि हमको 145 सीटें मिल सकती है, लेकिन अगर थोड़ी 10-15 सीटें कम मिलेगी और अगर शिवसेना के सपोर्ट के बगैर सरकार नहीं बन सकती है, तो शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी होगी। अगर उद्धव जी को विश्वास है तो अच्छी बात है, मतलब अभी लोकतंत्र में जिनको मेजॉरिटी मिलती है और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 12 बजे तक 19% वोटिंग हो चुकी है। मुंबई में 13.6% मतदान हुआ है अब तक। 19% टोटल वोटिंग महाराष्ट्र में 12 बजे तक हो चुकी है। और वहीं हरियाणा में हमने आपको बताया था कुछ ही मिनट पहले कि 31% वोटिंग अब तक हो चुकी है, और महाराष्ट्र में अब तक 19% वोटिंग हुई है 12 बजे तक। यानी कुछ ही देर पहले का ये आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में 13.6% वोटिंग अब तक हुई है, और पूरे महाराष्ट्र में 12 बजे तक 19% वोटिंग हुई है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 2 घंटे पहले का जब हमने आपको आंकड़ा बताया था तो उतना उत्साहजनक वो नहीं कहा जा सकता था। रेखा को आप देख रहे हैं, फिल्म अभिनेत्री वोट डालकर लौट रही हैं। तो जैसा कि हमने आपको कई तस्वीरें इस तरह की दिखाई, अभिषेक बच्चन भी पहुंचे थे वोट डालने के लिए अपनी मां के साथ। रेखा को आप देख रहे हैं वोट का निशान दिखाती हुई अपनी उंगलियों पर। राज ठाकरे अपने परिवार के साथ पहुंचे, उद्धव ठाकरे ने वोट डाला। मुंबई में कुल 13.6% वोटिंग अब तक हुई, और पूरे महाराष्ट्र में 19.6%, माफ कीजिएगा 19 वोटिंग 12 बजे तक दर्ज की गई है। हरियाणा की भी 90 सीटों पर इलेक्शन चल रहा है आज, और हरियाणा में कुल 31% वोटिंग हुई थी 12 बजे तक। तो ये ताज़ा आंकड़ा है। शिवसेना से इस वक्त हमारे साथ उत्तम अग्रवाल जी मुंबई से जुड़े हुए हैं। उत्तम अग्रवाल जी, इतना उत्साहजनक इसको नहीं कहा जा सकता। 12 बजे तक 19% वोटिंग अब तक महज हो पाई है। क्या वजह इसको मान रहे हैं इस उदासीनता के पीछे? मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। मैं अभी फिलहाल कस्तूर पार्क रोड नंबर 2 के पोलिंग बूथ के बाजू में शाखा का ऑफिस है। वहाँ 11:30 बजे 22% का मतदान हो चुका है। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जीवन में पहली बार मैंने मतदाताओं का उत्साह इस प्रकार देखा है, जैसा सब्जी बाजार में शाम के समय हमारे परिवार की महिलाएं घर के लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए जिस तरह मार्केट में खड़े होके जाती है, उस तरह आज हमारे मतदाताएं महाराष्ट्र सरकार के विकास के लिए इस प्रकार से निकले हैं कि इस बार भगवा विधानसभा पर फहराएगा। माननीय उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में 110-15 सीट से ज्यादा आएगी। मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की युति के जो रामदास आठवले की शिवसेना भारी सीटों से जीत के आएगी और अब युति की तैयारी करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं एक उम्मीदवार के रूप में करीबन 50,000 घर में मेरे क्षेत्र में मैंने विजिट किया है। 25 साल के बाद मेरे मतदाताओं को धनुष बाण पर एक बार बटन दबाने का मौका मिला है। पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, और बी पॉजिटिव ये फॉर्मूला भी है। जीत का विजय निशान भी लगातार आप दिखा रहे हैं।
पूरी उम्मीद है आपको कि शिवसेना इस बार किला फतेह करेगी, मजबूती से आएगी, गेम चेंजर बनेगी? आपके पास लौटते हैं एक बार। बिल्कुल करेगी साहब, बिल्कुल करेगी। और मेरे जैसा उम्मीदवार देखो कितना शांति से बैठा हूँ। ठीक है, आपके पास लौटते हैं एक बार। हम दिखाते हैं कि फिल्मी सितारों ने अब से कुछ देर पहले जब उन्होंने वोटिंग की, वोट डालकर वो बाहर निकले, तो क्या कुछ कहा उन्होंने। बड़े बड़े सितारे आज मुंबई में वोट डालने पहुंचे। वोटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एलिजिबल आदमी को वोटिंग का एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। ये अपने देश के लिए बहुत जरूरी है। सबसे दरखास्त करूंगा कि आप आएं, आज वोट करें। आज वोटिंग का दिन है। हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आके वोट करें। प्लीज आके वोट करिए। आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस सिटीजन्स टू वोट। बहुत ज़रूरी है कि हर नागरिक अपना वोट कास्ट करे। बहुत ज़रूरी है कि हम सही सरकार चुने, सही आर चुने, सही जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, जो देश की तरक्की, हम लोगों की तरक्की। आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी एज अ वुमन टू से इट्स women's safety is of prior necessity and priority, and someone who can take care of all these things. तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए पहले। पूरे महाराष्ट्र के हर क्षेत्र से और विशेष करके जो ग्रामीण अंचल है, किसानों का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को साथ देने का काम किया है। और उसी वजह से हमारी सीटें, ये जो भी सर्वे और बाकी सब जो पोल, ओपिनियन पोल, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब तो सब खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन निश्चित हमारी एक अच्छी परिस्थिति रहेगी और विदर्भ से भी मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, इन तीनों इलाकों से हमको अच्छी सीटें मिलने वाली। सर, भंडारा लोकसभा क्षेत्र से कितनी सीटें आने की आशंका है? हमारे इस क्षेत्र से भी कम से कम हमें 3 सीटों का अनुमान है कि जो हम जीतेंगे। और केवल इधर से ही जीतेंगे नहीं, विदर्भ के हर जिले से हमारी 1-2 सीटों का हमारी पार्टी को मिलने का पूरा संभावना है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारी एक अच्छी स्थिति है बनिस्बत दूसरे पार्टियों के, और हम एक निर्णायक भूमिका में महाराष्ट्र में रहेंगे। तो उम्मीदों और उत्साह का सैलाब हर नेता के दिल में है। हर किसी को ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, लेकिन वोटिंग हो नहीं रही ज़्यादा। आपने देखा भी कि फिल्मी सितारों ने भी अपील की कि घरों से निकलिए, वोटिंग करिए और अपनी सरकार चुनिए। वो लोग खुद सुबह सुबह घर से निकले और वोट किया उन्होंने। मुकेश नायक जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। मुकेश नायक जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो वोटिंग प्रतिशत में कमी आ रही है, इसका फायदा किसको मिलता दिख रहा है? देखिए, जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट है वो हमेशा कांग्रेस के साथ जाता है। और जो वोट का रेशियो है हरियाणा में और महाराष्ट्र में, तमाम उतार चढ़ाव के बाद वो कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो स्थिर है। इसलिए हमें लगता है कि अगर वोट परसेंटेज कम होगा तो ये इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। दूसरी बात, अगर वोट परसेंटेज कम होता है, लोग वोट नहीं डालते हैं, तो ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। उत्तम अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है, फायदा किसका, नुकसान किसका इस केवल घर में बैठकर देखिए, कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है वो स्थिर है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स है उसका एडवांटेज कांग्रेस को मिलेगा। अगर मुकेश जी, ये सवाल तो उत्तम जी से था। उत्तम जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो परिस्थिति है, तमाम फिल्मी सितारों की तरफ से अपील भी की गई, लेकिन लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। ये स्थिति किसके लिए फायदेमंद और किसके लिए नुकसानदेह हो सकती है? हेलो जी, उत्तम जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी। उत्तम जी, मुंबई में, महाराष्ट्र में वोटिंग का प्रतिशत काफी कम है। अभी भी 19% वोटिंग हुई है और फिल्मी सितारे लगातार अपील कर रहे हैं, बड़े राजनेता अपील कर रहे हैं कि घरों से निकलिए, लेकिन लोग निकल नहीं रहे हैं। नुकसान होता दिख रहा है। आज तक ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं फिल्मी सितारों को आगे लाकर ये कहना चाहती कि फिल्म सितारे जो बोलेंगे वो दुनिया सुनेगी। बराबर, अभी पढ़े लिखे लोगों का, युवाओं में बड़ा जोश है। मैं सबसे IAS क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जब पहली बार
शिवसेना ने मैदान में उतारा। मेरे यहाँ युवाओं में बहुत उत्साह है और 11:30 बजे तक 22% का ऑलरेडी वोटिंग हो चुका है। कोई किसी अपील करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीदवार जहाँ पर अच्छा है, लोग जनता घर से निकलकर उसको चुन के लाके आने वाली है, वोट देने जाने वाली है। तो ये अपील का कोई फर्क नहीं पड़ता। अपील कई सालों से हो रही है। विद्याशंकर जी, मतदाता जागरूक है। विद्याशंकर जी, आपको क्या लगता है जो परिस्थिति बनती है, कम वोटिंग होती है, तो इसमें फायदा किसका और नुकसान किसका? अच्छा उम्मीदवार के लिए सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि जहाँ पे वोटिंग ज्यादा होती है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करती है। जैसे हरियाणा में जो पैटर्न आ रहा है वहाँ पे वोटिंग का परसेंट महाराष्ट्र से लगभग 12% ज्यादा चल रहा है। यदि 1 घंटा पीछे भी मान लें हम चुनाव आयोग का आंकड़ा, तो भी वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ठीक है। लेकिन जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो माना जाता है कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी उतना काम नहीं कर रही है जितना कि जहाँ पे ज़्यादा कर रही है। जी अजय, आपसे भी यही सवाल। देखिए, निश्चित रूप से स्वाभाविक बात है, जैसे विद्याशंकर जी बता रहे थे कि अमूमन इस बात ये धारणा रहती है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी कहीं काम कर रहा है तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं और उस व्यवस्था को बदलने के लिए अपना वोट कास्ट करते हैं। अगर महाराष्ट्र में जिस तरह का ट्रेंड अभी तक दिख रहा है, वोटिंग परसेंटेज कम है बनिस्बत हरियाणा के, तो निश्चित रूप से हरियाणा में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जितना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा पिछली बार के मुकाबले और जितने परसेंटेज ऑफ वोट पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा पड़ेंगे, एक आम धारणा ये रहती है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोग वोट डालते हैं और जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी तक हम जैसे दिखा रहे हैं कि 12 बजे तक 19% ही लोगों ने वोट कास्ट किया है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब होगा, खासतौर से बीजेपी और शिवसेना MNS के लिए। यानी अजय, इसको उदासीनता के तौर पर देखा जाए या निश्चिंतता के तौर पर देखा जाए? देखिए, शहरी इलाकों में तो इसको निश्चिंतता के तौर पे भी देखा जा सकता है कि शहरों में आमतौर पे ये देखा गया है कि चुनाव वाले दिन छुट्टी होता है, लोग वोट कास्ट करने के लिए बाहर नहीं निकलते, घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। और यही वजह है कि इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कभी हमें सेलिब्रिटी को सामने लाना पड़ता है। चुनाव आयोग की तरफ से लगातार अपील होती है, खुद प्रधानमंत्री ने अपील की और तमाम जो राजनीतिक व्यक्ति हैं ये अपील करते हैं कि लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन इसके बावजूद शहरों में ये देखा गया है कि लोग वोट डालने की बजाय दूसरी जगह घूमने फिरने या कहीं जाने में अपना समय बिताते हैं, बजाय इसके कि लंबी लाइन में लग के वोट डालने जाएं। ये शहरों की धारणा जरूर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग वोट वाले दिन वोट जरूर करते हैं। और अगर महाराष्ट्र में बाकी इलाकों से भी अगर इस तरह की खबर आ रही है तो वो निश्चित रूप से एक उदासीनता का सबब मान सकते हैं। ठीक है, इस बीच राव इंद्रजीत सिंह कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुना रहे हैं। अच्छा लगता है, इस बार हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी सत्तासीन हो और जो उम्मीद नरेंद्र भाई मोदी ने देश के चुनाव में जगाई थी वो उम्मीद अभी भी प्रदेश के चुनाव में कायम है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर रुझान है, हम सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई के साथ जिस तरह धोखा किया वैसे ही हमारे साथ बीजेपी ने धोखा किया। क्या कहेंगे आपसे? देखो, बड़ा पुराना गठजोड़ है बीजेपी के साथ उनका, लेकिन इसके बारे में ये बीजेपी को दोषी ठहराएं ये मैं उचित नहीं मानता। चीफ मिनिस्टर की बात थी या क्या बात थी, वो पार्टी के इंटरनल या गठजोड़ के इंटरनल मैटर्स थे। इस तरह से बीजेपी को दोषी ठहरा करके और अपने आप को बड़ा दिखाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूं कि बीजेपी के तो गले नहीं उतरेगा। आप मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी आ रहेगी और हरियाणा में भी आ रहेगी, इस पर आपको क्या पता है? वो महाराष्ट्र के बारे में तो शायद उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, लेकिन हरियाणा के बारे में तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। और हरियाणा के बारे में वो टिप्पणी अगर ऐसी करी है तो गलत करी है। यहाँ अगर हम बात करें, क्योंकि आपने प्रचार तो काफी ज्यादा तमाम, अब वो लोगों का रुझान किस तरह का दिखा, क्योंकि अब वो लगभग अगर कहें तो वोट परसेंटेज काफी हद तक बढ़। देखो, मैंने दक्षिणी हरियाणा के अंदर, नॉर्दर्न हरियाणा के अंदर और रोहतक वाले क्षेत्र, झज्जर वाले क्षेत्र, सेंट्रल हरियाणा के अंदर प्रचार किया है। वेस्ट के अंदर या सिरसा, हिसार वगैरह मैं नहीं जा पाया, लेकिन जो 30-35 हलकों के अंदर मैंने प्रचार किया है, सब जगह मुझे ऐसा ही नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। तो राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए कि उनको पूरी उम्मीद है कि ये बीजेपी की लहर है और इस बार पूरा फायदा जो अकेले चलने का फैसला बीजेपी ने किया है, उसको अमल में लाया है, उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। कहीं वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है, कहीं निराशाजनक, कहीं उत्साहजनक।
चर्चा करेंगे आगे भी, एक छोटा सा ब्रेक। और दोपहर 1:30 बजे देखना ना भूलिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे बचेगा बचपन जब कूड़े में है कानून।